हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी पे। अपना जो टॉपिक चल रहा है रेस्पायरेशन, उसमें अपन ऑक्सीश्वसन के बारे में बात कर रहे हैं। ऑक्सीश्वसन का सीधा सीधा तात्पर्य है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाला ऑक्सीडेशन भोज्य पदार्थों का, जिसमें बेसिकली श्वसनाधार के रूप में मुख्य रूप से ग्लूकोज काम में लिया जाता है। इसके 3 चरणों के बारे में अपन ने जानकारी ली, जिसमें नंबर 1 ग्लाइकोलाइसिस, इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। नंबर 2 क्रेब्स साइकिल, ये अपन पढ़ चुके हैं। आज जो अपना मेन टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसे हम यहाँ लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। इसकी बेसिक जानकारी हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र क्या है, उससे पहले अपन थोड़ा सा फ्लैशबैक पीछे चलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस और स्क्रैप साइकिल के दौरान हमने देखा कुछ जगह पे हमें डायरेक्ट एटीपी के रूप में एनर्जी प्राप्त होती है। क्रेब साइकिल में एटीपी के स्वरूप के अंतर्गत हमें जीटीपी के रूप में भी एनर्जी मिलती है। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा रिड्यूस्ड एनर्जी मॉलिक्यूल्स के रूप में हमें NADH2 एंड FADH2 के रूप में रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स मिलते हैं, जो कि हाई एनर्जी रखते हैं। वास्तविक तौर पर क्या है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इनका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करते हैं, जो कि होते हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के अंतर्गत विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राही संकुलों से होते हुए इनकी एनर्जी का यूज़ प्रोटॉन पंपिंग में किया जाता है, और वो प्रोटॉन एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स के थ्रू जब वापस अपनी पुरानी जगह पे एंटर करते हैं, जैसा कि मैट्रिक्स में जिसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे, तो उनकी उस एनर्जी का यूज़ किया जाता है एटीपी के फॉर्मेशन में, जिसे कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्योंकि वो जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के बारे में, जहाँ इसकी जो प्रोसेस है कंप्लीट, इसका जो अगर स्थल की अगर हम बात करें तो ये जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में संपन्न होने वाली प्रोसेस है। कारण क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन ग्राही संकुल या कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में, जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा करी थी। अपन एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के 5 कॉम्प्लेक्स यानी कि 5 कॉम्प्लेक्सेस जो कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के अंतर्गत और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में भाग लेते हैं। इसके अलावा 2 मोबाइल यानी कि गतिशील या चलायमान इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन भी माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में पाई जाती हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स की तरफ स्थानांतरित करती हैं या ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो जो 5 कॉम्प्लेक्स हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है FMN FES कॉम्प्लेक्स, सेकंड इज FAD FES कॉम्प्लेक्स, थर्ड इज साइटोक्रोम B cytochrome C1 FES complex, and the fourth is cytochrome A cytochrome A3 कॉपर आयन कॉम्प्लेक्स। यहाँ आपने देखा आयरन सल्फर प्रोटीन, यहाँ आयरन, यानी कि यहाँ जो बेसिकली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो प्रोसेस है, जो कि रिडॉक्स के रूप में यहाँ कंप्लीट होती है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के अंतर्गत। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को कैरियर करने वाला या कैरी करने वाला जो मीडिएटर है वो कौन होता है? आयरन, जो कि Fe2+ या Fe3+ रिड्यूसिंग कंडीशन में और ऑक्सीडेटिव कंडीशन में यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन जो 4th कॉम्प्लेक्स है वहाँ आयरन के बजाय कॉपर, क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक आयंस के रूप में यहाँ देखने को मिलता है। तो एकमात्र कॉपर आयन कंटेनिंग या 2 कॉपर आयन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा होता है? नंबर 4, जिसका नाम है साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स। एंड द फिफ्थ इज F0F1 कॉम्प्लेक्स। F0F1 कॉम्प्लेक्स ये बेसिकली रिलेटेड है
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी कि ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण के अंतर्गत। तो ये चारों कॉम्प्लेक्स और पांचों कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के अंतर्गत भाग लेते हैं। इनके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करके वन कॉम्प्लेक्स से सेकंड कॉम्प्लेक्स की तरफ कुछ जगह मोबाइल कैरियर प्रोटीन भी यहाँ अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 इज़ यूबीक्विनोन, अब यहाँ लिख सकते हैं यूबीक्विनोन, इसको आप कोएंजाइम Q के रूप में भी दर्शा सकते हैं। ये इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म है एंड द UQH2 इज़ रिड्यूस्ड फॉर्म। एंड द सेकंड जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन या जो मतलब इनको ट्रांसपोर्ट करने वाली जो कैरियर प्रोटीन है, जो अपनी ये आंतरिक झिल्ली होती है, उसमें उसकी आंतरिक सतह से बाह्य सतह की तरफ आसानी से मूव कर सकती हैं फॉस्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो प्रोटीन चैनल्स वगैरह पाए जाते हैं वहाँ। तो जो सेकंड है वो होती है साइटोक्रोम C। अब नाम याद रखें, यहाँ लिख देता हूँ साइटोक्रोम C। तो जो विशेष बात आई वो ये देखने को आई कि दो मोबाइल कैरियर प्रोटीन भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। बाकी यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो प्रोसेस है उसमें मेनली आयरन पार्टिसिपेट करता है। 4 कॉम्प्लेक्स में से 3 में आयरन होता है, लेकिन एकमात्र कॉम्प्लेक्स नंबर 4 कॉपर आयन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो है अपनी आंतरिक झिल्ली है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसमें किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को किस प्रकार से ये स्थानांतरित होते हैं और कहाँ कहाँ उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का यूज़ करके प्रोटॉन्स को पंप किया जाता है मैट्रिक्स से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करते हैं और उसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं जिसको आप आसानी से समझ सकें। यह है अरेंजमेंट, एक पार्ट शो किया है मैंने। ये जो आप देख रहे हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, यानी कि बाह्य झिल्ली है। जिस प्रकार से ये अपन छोटा सा एक डायग्राम बना सकते हैं, इस प्रकार ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, ये आंतरिक झिल्ली जो कि अंदर की तरफ इनफोल्ड होकर के क्रिस्टी का फॉर्मेशन करती है। तो ये जो आंतरिक झिल्ली है या जो बाह्य झिल्ली है, जिसको हम पीछे पढ़ के आए हैं, बाई लेयर्ड होती है, फॉस्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं इस प्रकार से अरेंज होते हैं। तो इसको आंतरिक झिल्ली को इस प्रकार से मैंने यहाँ थोड़ा सा बड़े स्वरूप में शो किया है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरी आंतरिक झिल्ली है। आंतरिक झिल्ली और बाह्य झिल्ली के बीच में यहाँ आप देखेंगे कि जो स्पेस है उसको मैंने यहाँ इस प्रकार से शो किया है, जो कि है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और बुक में आपको NCERT में इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस के रूप में भी ये लिखा हुआ मिल सकता है। इसके बाद अंदर की तरफ, आंतरिक झिल्ली के अंदर की तरफ जो है पूरा का पूरा आपका मैट्रिक्स है, जिसको M साइड कहा गया है। बाह्य झिल्ली के बाहर यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर की तरफ जो साइटोप्लाज्म होता है, इसलिए इसको यहाँ अपन ने C साइड कहा है। और ये जो मैंने यहाँ शो किए हैं ये अपने कॉम्प्लेक्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स के रूप में काम करते हैं। तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 जो कि FMN FES कॉम्प्लेक्स के रूप में काम करता है। सेकंड नंबर जो है अपना, मैं लिख देता हूँ यहाँ, FMN FES complex, and the second is FAD FES complex, and the third is cytochrome B cytochrome C1 complex, and the fourth is cytochrome A cytochrome A3 complex। तो इस प्रकार से ये जो संकुल हैं वो कोशिका की जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली उसमें इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। अब चूंकि हमें पता है क्रेब्स साइकिल और जो अपना ग्लाइकोलाइसिस वगैरह हैं उस दौरान NADH2 और FADH2 के रूप में एनर्जी मॉलिक्यूल्स, रिड्यूस्ड एनर्जी मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं जो कि कोएंजाइम्स के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं NADH2। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ NADH2। ये जब ऑक्सीडाइज होता है तो आपको पता है कि ये NAD प्लस में 2H प्लस में और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स के रूप में क्या किया जाएगा, यहाँ से ऑक्सीडाइज किया जाएगा। अब यहाँ जो ये इलेक्ट्रॉन्स जो निकले हैं इस प्रकार से, ये जो यहाँ NADH2 के ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ निकले हैं ये सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1 के द्वारा ग्रहण किए जाएंगे।
तो ये मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ एंटर कर गए हैं, आयरन ने इनको ग्रहण किया, Fe3+ से ये Fe2+ में कन्वर्ट हुआ, यहाँ से FMN को गए और FMN से यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं रिलीज़ किए जाते हैं और ये ग्रहण किए जाते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन, जो कि मैंने आपको बताई थी, दो हैं अपने, एक तो यूबिक्विनोन और एक साइटोक्रोम सी। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ग्रहण किए जाते हैं यूबिक्विनोन के द्वारा, और यूबिक्विनोन जो इन इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करके रिड्यूस्ड कंडीशन में पहुँच जाता है, जो कि हो जाता है UqH2। अच्छा, दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि जिस समय ये इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 1 से यूबिक्विनोन को स्थानांतरित होते हैं, उस समय इन इलेक्ट्रॉन्स की हाई एनर्जी या जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसका यूज़ मैट्रिक्स से, यहाँ आप देखेंगे, यहाँ मैट्रिक्स से मैं यहाँ लिख देता हूँ 2H+ या प्रोटॉन्स का 1 पेयर एक्टिवली उस एनर्जी का यूज़ करते हुए एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाता है मैट्रिक्स की साइड से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। तो इस प्रकार NADH2 के जो रिलीज इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके द्वारा पहला प्रोटॉन का जोड़ा या एक पहला जो प्रोटॉन का पेयर है वो, या हम ये कह सकते हैं 2 प्रोटॉन, इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू PMS में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। अब ये जो यूबिक्विनोन H2 है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स ये वापस ऑक्सीडाइज फॉर्म में आएगा, यानी कि यूबिक्विनोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ कॉम्प्लेक्स 3 में आयरन सल्फर प्रोटीन यानी कि वही Fe3+ के द्वारा ग्रहण किए जाएंगे, ये Fe2+ में कन्वर्ट होगा, वापस ये ऑक्सीडाइज होकर के इलेक्ट्रॉन्स देगा साइटोक्रोम B को, साइटोक्रोम B से ये जाएंगे साइटोक्रोम C को, C1 को, और साइटोक्रोम C1 से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज़ किए जाएंगे। लेकिन इस दौरान भी यहाँ एक्टिवली मैट्रिक्स पार्ट से 2 प्रोटॉन स्थानांतरित किए जाते हैं PMS में, यानी कि ये दूसरा पेयर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही स्थानांतरित होते हैं, यहाँ से दूसरा पेयर जो है प्रोटॉन्स का वो मैट्रिक्स से PMS में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इनर मेम्ब्रेन की निचली सतह की तरफ स्थित जो मोबाइल कैरियर प्रोटीन है, जिसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइटोक्रोम C, उसको स्थानांतरित होते हैं। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के मूव करती है ऊपर की तरफ, ये इस प्रकार से मैं यहाँ शो कर देता हूँ। और ये जो साइटोक्रोम C जो मोबाइल कैरियर प्रोटीन है, यहाँ से ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को स्थानांतरित करती है कॉपर को। किसको स्थानांतरित करती है? कॉपर। चूँकि यहाँ 2 कॉपर आयन होते हैं तो इसलिए हम इसको यहाँ कॉपर A और एक इस तरफ लास्ट में लिख देते हैं कॉपर B। कॉपर को स्थानांतरित होते हैं, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A को, साइटोक्रोम A से ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A3 को, साइटोक्रोम A3 से ये इलेक्ट्रॉन कॉपर B को, यानी कि दूसरे कॉपर आयन को, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से रिलीज़ किए जाते हैं। दूसरी बात कि जब ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 को स्थानांतरित हो रहे होते हैं, तब भी इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का यूज़ एक बार फिर प्रोटॉन के एक जोड़े को, यानी कि 2 प्रोटॉन्स को एक्टिवली PMS में स्थानांतरित करने में किया जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा पहले कॉम्प्लेक्स से लेकर के चौथे कॉम्प्लेक्स तक जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रिलीज़ किए गए NADH2 के द्वारा 3 जगह 3 जोड़े 1, 2 और 3, यानी कि कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 वाली जगह पे प्रोटॉन्स को एक्टिवली पंप किया जाता है मैट्रिक्स से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। तो जो मेन बात ये आई कि प्रोटॉन्स यहीं से ही पंप क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये प्रोटॉन पंप के रूप में भी कार्य करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये इस प्रकार के चैनल्स हैं, प्रोटॉन चैनल्स हैं जो कि प्रोटीन से बने हुए हैं, जो कि एक्टिवली एनर्जी का यूज़ करते हुए प्रोटॉन को बाहर की तरफ एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अंतिम जो यहाँ से कॉम्प्लेक्स से जब ये बाहर निकलते हैं तो इनको ग्रहण किया जाता है किसके द्वारा? ऑक्सीजन के द्वारा। तो मैं ½ O2 यहाँ मॉलिक्यूल शो कर रहा हूँ।
और साथ में ये 2H+ यानी कि प्रोटॉन्स के साथ रिएक्शन करके फॉर्मेशन करते हैं H2O का। किसका फॉर्मेशन कर देते हैं? H2O का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन हुआ? ऑक्सीजन। अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन हुआ? ऑक्सीजन। अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, और या फिर अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही साइटोक्रोम, देन द आंसर इज साइटोक्रोम A3। तो इस प्रकार NADH2 के ऑक्सीडेशन से रिलीज होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टोटल 3 जगह, टोटल मिला करके 6 प्रोटॉन को रिलीज करते हैं। अब बात आती है FADH2 की, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ FADH2, या जिसे हमने यहाँ मैंने सेकंड कॉम्प्लेक्स के रूप में FES के रूप में शो किया है। तो आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि जो क्रेब्स साइकिल होता है उससे रिलेटेड सारे के सारे जो एंजाइम है वो कहाँ पाए जाते हैं? मैट्रिक्स में। लेकिन एकमात्र एंजाइम होता है जिसका नाम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम यहाँ इनर मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। तो क्रेब्स साइकिल की एक रिएक्शन है जिसका नाम है सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट होता है फ्यूमेरिक एसिड में। एंजाइम जो यहाँ काम आता है वो आता है SDH यानी कि सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, और इसी दौरान FAD का रिडक्शन होता है और निर्मित होता है FADH2। क्या बनता है? FADH2। लेकिन ये FADH2 जैसे ही बनता है ये तुरंत ऑक्सीडाइज होता है और ETS में एंटर कर जाता है, और ETS में एंटर करने पर वही आपको पूरी की प्रोसेस, सेम प्रोसेस, FAD+ बनता है, 2 प्रोटॉन रिलीज होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाते हैं। अब यहाँ NADH2 से रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में एंटर करते हैं, लेकिन यहाँ FADH2 के ऑक्सीडेशन से रिलीज होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डायरेक्टली रिसीव किए जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के द्वारा। तो मैं यहाँ शो कर देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं कहाँ? कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में, और इनको आयरन ग्रहण करता है, और ये FAD से होते हुए यहाँ से रिलीज़ किए जाते हैं किसको? यूबिक्विनोन को। किसको रिलीज़ किए जाते हैं? यूबिक्विनोन को। यूबिक्विनोन वापस यहाँ रिड्यूस फॉर्म में आकर के कन्वर्ट होता है यूबिक्विनोन H2 को। यूबिक्विनोन H2 वापस ऑक्सीडाइज होकर के यूबिक्विनोन में कन्वर्ट होता है, और यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन वापस आयरन को स्थानांतरित किए जाते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को स्थानांतरित किए जाते हैं, जो कि साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1 से होते हुए मोबाइल कैरियर प्रोटीन C को जाते हैं। लेकिन खास बात जो वो ये है कि जैसे ही FADH2 वाले ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 को स्थानांतरित होते हैं तो यहाँ भी इनकी एनर्जी का यूज़ प्रोटॉन के एक पेयर को यहाँ से मैट्रिक्स से एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करने में काम में लिया जाता है, जो कि कहाँ भेज दिया जाता है? PMS यानी कि पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। अब इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल कैरियर जो इलेक्ट्रॉन जो कैरियर प्रोटीन है साइटोक्रोम C के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। ये साइटोक्रोम C जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करती है ये मूव करती है अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ, और वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन कॉपर कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स नंबर 4 साइटोक्रोम A3 को स्थानांतरित होते हैं, और यहाँ भी इनकी एनर्जी का यूज़ दोबारा 2H+ यानी कि प्रोटॉन के एक पेयर को मैट्रिक्स से बाहर निकालकर PMS में पहुंचाने में किया जाता है, और अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में ऑक्सीजन को स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो हम यहाँ इस प्रकार से एक H2O और बढ़ा सकते हैं कि भाई एक H2O तो NADH2 से आया, एक H2O FADH2 से आया। तो इसी प्रकार यहाँ 2H+ तो NADH2 वाले तो यहीं तीनों, लेकिन यहाँ से FADH2 वाले जो हैं वो केवल यहाँ से एंटर करते हैं, तो यहाँ एक 2H+ अपन और लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ एक 2H+ अपन और लिख सकते हैं। तो टोटल मिलाकर के जब एक NADH2 और एक FADH2 के ऑक्सीडेशन होता है तो टोटल मिलाकर के 5 प्रोटॉन रिलीज़ किए जाते हैं एक्टिवली प्रोटॉन पंप के द्वारा मैट्रिक्स से किस तरफ? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट ये निकलता है कि मैट्रिक्स वाला जो पार्ट है यानी कि जो मैट्रिक्स वाला जो पोर्शन है वहाँ प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम, और पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में प्रोटॉन्स की जो कंसंट्रेशन है धीरे धीरे क्या हो जाती है? इंक्रीज। तो PMS और मैट्रिक्स दोनों में प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन में अंतर आने की वजह से एक प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन प्रवणता जिसे हम कह सकते हैं वो उत्पन्न होती है, और प्रोटॉन ग्रेडियंट उत्पन्न होने के कारण
जब ये प्रोटॉन कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर 5F0F1 से डिफ्यूज़ होकर के यानी कि विसरित होकर के बिना कोई एनर्जी खर्च किए हुए वापस जब मैट्रिक्स में एंटर करते हैं तो उनकी एनर्जी का यूज़ ADP के फॉस्फोराइलेशन से ATP निर्माण में किया जाता है। चूँकि वो प्रक्रिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है इसलिए उसको ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। हालांकि ये दोनों प्रक्रियाएं युग्मित प्रक्रियाएं जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, यानी कि जैसे ही ये कंप्लीट होती है तुरंत ये स्टार्ट हो जाती है, लेकिन हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।